Hello friends, myself Bindu Prakash Dwivedi. I am going to start new topic today. The topic is menstrual cycle in human female. menstrual cycle in human female अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ मैमेलियन फीमेल में, तो जो मैमेलियन फीमेल्स हैं वो दो टाइप के हैं। मैमेलियन फीमेल these two category, one of them are non-primate and another are the primate female. The non-primate females होती हैं like in case of you can say dogs, sheep, goat, etc. In these type of female members, there is a specific reproductive cycle that occurring in the female reproductive system, and that is known as estrus cycle, which is of very short duration. While in case of primate females, in case of primate female, the cycle is known as menstrual cycle. And this menstrual cycle in case of primate females, as an example के फॉर्म में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में apes, monkeys and human females. Okay? तो जो मेमल्स फीमेल होते हैं, मैमेलियन फीमेल्स हैं, वो दो कैटेगरी में आते हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। जो प्राइमेट फीमेल्स होते हैं जिसमें कि तीन ग्रुप ऑफ मेंबर्स आते हैं, जिसमें एप्स लाइक चिंपैंजीज हो गए, देन मंकीज एंड जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं, इनके केस में जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, दैट मीन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक साइक्लिक चेंजेस मंथली बेसिस पर होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहीं जो अदर टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो नॉन प्राइमेट कैटेगरी में आते हैं, वो नॉन प्राइमेट कैटेगरी के केस में जो साइकिल होती है वो ईस्ट्रस साइकिल होती है। अब चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या वो ईस्ट्रस साइकिल हो, डिफरेंट ऑर्गन का यहां पर एक कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एक साथ चलता है। यहां हम ब्रेन लिखते हैं या कह सकते हैं हियर हाइपोथैलेमस, ओवरी एंड यूटरस। ये तीन टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं, इन तीन टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, इन तीनों ऑर्गन्स का एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन चलता है। किसी एक से निकलने वाला कोई एक केमिकल, जिसको हम कह सकते हैं हार्मोन, किसी दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है, और दूसरे से निकलने वाला हार्मोन तीसरे को इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ जो ऑर्गन्स होते हैं या उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, वो एक दूसरे से इस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं कि वो एक दूसरे के फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। वेरी क्लियर? तो ओवरऑल समरी ऑफ दिस स्लाइड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली मंथली बेसिस पर जो साइकिल्स होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उन साइक्लिक चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर हम ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर वो प्राइमेट फीमेल है तो उन प्राइमेट फीमेल के केस में जो साइकिल होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि नॉन प्राइमेट फीमेल के केस में इसको हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वेरी क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो हमारा डिटेल डिस्कशन होगा वो होगा ह्यूमन फीमेल को लेकर के। अब ह्यूमन फीमेल में फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ आई कैन से 12 ईयर्स, फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 12 ईयर के केस में चीज हमें क्या दिखाई देती है, फीमेल में कोई भी ऐसा रिप्रोडक्टिव चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, या कोई भी ऐसे साइक्लिक चेंजेस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होती है, क्योंकि बर्थ टू 12 ईयर्स ऑफ एज अप्रोक्सीमेट है। इट में बी वेरिएबल फीमेल टू फीमेल, बट इन नॉर्मल केसेस पर अगर देखें तो अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई मेजर चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो फेज होती है वो एक वेजिटेटिव ग्रोथ की फेज होती है, जहां पर बॉडी अपने अंदर न्यूट्रिएंट का एक्युमुलेशन करती है, एनर्जी स्टोरेज करती है, बॉडी की जो कंप्लीट जो एनाटॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए वो होती है, तब जाकर के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट होते हैं।
तो जब फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मिनार्च बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल लाइफ इज मिनार्च। अब मिनार्च के जो लाइफ है वो एज है अप्रोक्सीमेट या ड्यूरेशन कह सकते हैं, वो एक फीमेल में 11 टू 12 ईयर्स के आसपास होती है। लेकिन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होना या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेस होना, उनके कारण कभी कभी फीमेल में अर्ली मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब मिनार्च की जो एज होती है वो अर्ली 8 से 10 साल के आसपास भी देखी जा सकती है। तो अगर किसी फीमेल में अर्ली कंडीशन, उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, दैट मीन डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टल सिम्टम्स बिफोर द सेड एज, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। नॉर्मली किसी फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कमेंसमेंट होता है वो 10 टू 12 ईयर्स की 12 टू 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट होना शुरू होता है। लेकिन कुछ फीमेल्स में कुछ रीजन के कारण, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, डाइट का कारण हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके कारण कुछ फीमेल में, या और कह सकते हैं और कुछ हार्मोन या इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कुछ ऐसे होते हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को ट्रिगर कर देते हैं, तो वो अर्ली उनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। दैट मीन डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टल सिम्टम्स बिफोर द सेड इज कॉल्ड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब एक नॉर्मल फीमेल की बात करें तो मिनार्च के बाद से लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, दैट मीन उसकी एज के टाइम ड्यूरेशन पर कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट हर मंथ पर होती रहती हैं इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तो फिर वो साइकिल कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाती है, लगभग 9 मंथ के लिए सस्पेंड हो जाती है। लेकिन नॉर्मल केस पर देखें तो एक फीमेल में पीरियोडिक लेवल पर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती रहती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मान के चलिए फ्रॉम मिनार्च टू मीनोपॉज तक चलता रहता है। अब मीनोपॉज इज द स्टेज व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स। अब इस टाइम पर, दैट मीन मान के चले यहां पर अगर मैं हम 12 ईयर की एज मान के चलते हैं और यहां हम अराउंड 50 ईयर की एज को लेकर के चल रहे हैं, तो इन सिचुएशन पे अगर देखा जाए, तो ये जो मैंने 50 ईयर का एज लिखा हुआ है इसके केस में, तो इस सिचुएशन पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ है, ओके, वो जो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव लाइफ आपको ऑब्जर्व होगा, ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट ये 32 से 35 ईयर्स की एज होता है। तो उसके लाइफ स्पैन में 32 से 35 ईयर्स की एज में फीमेल में रिप्रोडक्टिव चेंजेस मंथली बेसिस पर उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते रहते हैं। वेरी क्लियर। और इस ड्यूरेशन, दैट मीन एक अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में अपनी फर्टाइल पीरियड के टाइम पे एक फीमेल के द्वारा 400 टू 450 इवन समटाइम 500 ओवा का प्रोडक्शन होता है। और एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है एक हेल्दी फीमेल में, वो एवरेज ड्यूरेशन होता है 28 टू 29 डेज। एवरेज ड्यूरेशन की बात करता हूं, एवरेज। जो यहां पर एवरेज ड्यूरेशन इन हेल्दी रिप्रोडक्टिव फीमेल है वो 28 से लेकर के 29 डेज की होती है। वेरी क्लियर। और मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू चलता रहता है। अब किसी एक फीमेल में अगर बाई चांस मान लीजिए एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव फीमेल है, उसमें अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो absence ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। absence ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स कि अगर मेंस्ट्रुएशन फीमेल में नहीं है तो हो सकता है उसमें प्रेगनेंसी हो। बट व्हाट इज absence of menstruation may be an indicative of pregnancy मीन्स ये नेसेसरी नहीं है कि किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट ही है। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जहां पर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। और वो क्या क्या, जैसे कि पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, इन जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं ये हो सकती हैं। तो अनडाउटेडली पहला केस अगर देखा जाए तो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है, मे बी एन इंडिकेटिव प्रेगनेंसी की फीमेल प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है फीमेल के सामने, फिर भी अगर उसमें मेंस्ट्रुएशन टाइम में अगेन इरेगुलर हो रहा है, डिस्चार्ज इरेगुलर हो रहा है, तो उसके कुछ और रीजन हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वहां पर परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो कारण एक बन सकता है। या कुछ लोगों में पुअर हेल्थ का एक कारण बन सकता है।
या जो इम्बैलेंस डाइट इनटेक वो एक कारण बन सकता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस बन सकते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ केसेस पर मिसमेंस्ट्रुएशन को डिले भी किया जा सकता है। अब वो डिले करते कैसे कर, जैसे मान लीजिए कोई एक फीमेल है, ठीक है, और फीमेल इज एक्सपेक्टिंग हर मेंस्ट्रुएशन ऑन एनी पर्टिकुलर डे, कोई सी एक पर्टिकुलर डे पर में उसमें मेंस्ट्रुएशन उसका एक्सपेक्टेड है, मतलब उसकी डेट है। अब जनरली अगर हम बात करें इंडियन कल्चर को लेकर के, तो जो कुछ कह सकते हैं रिचुअल्स है, पूजा पाठ करना है घर में, हमारा सब कुछ वगैरह कथा है, तो उन दिनों फीमेल को इन चीजों से पार्टिसिपेट करने से अवॉइड करते हैं, मंदिर जाने से अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक अछूत वाली कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि वो अपवित्र है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो अब वे सिंपल सी चीज, अगर यहाँ पर मान लीजिए उस फीमेल को किसी पर्टिकुलर उसका मेंस्ट्रुएशन और उसके आसपास उसके घर में कोई एक रिलीजियस रिचुअल होने वाली है, तो वो फीमेल अपने मेंस्ट्रुएशन को डिले कर सकती है, और डिले करने के लिए फीमेल टेक्स प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस फीमेल अगर इनटेक करती है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन को डिले कर देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन डिलेस मेंस्ट्रुएशन मींस अगर फीमेल में लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा, तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो वहां पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज नहीं होगा। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर हम बात करें कुछ चीजों को लेकर के, जैसे कि कहा जाता है कि ये किसी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन है तो वो किचन में नहीं जा सकती है, पूजा पाठ नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती है। नॉर्मल अगर देखें तो जो किचन के काम है बहुत फिजिकल वर्क रिक्वायर करते हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना तो फिजिकल वर्क रिक्वायर करता है। तो अब इन सब चीजों में क्या है, फिजिकल वर्क की जरूरत है, जहां पर बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, एक थॉट की जरूरत है, और हाथ पैर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें दर्द ना हो। इस केस में क्या होता है कि फीमेल के कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि लोअर लिम्स होते हैं, एब्डोमिनल एरिया होता है, वहां पर पेन होता है। क्या अब एक फीमेल जिसको लोअर लिम्ब में पेन हो रहा है, उसके एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा है, क्या वो काम करने के में सक्षम होगी? आई डोंट थिंक। अब दूसरी चीज, फीमेल में इस टाइम पर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज चल रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग होने वाले केस पर ब्लड का पीएच क्या होता है, अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन पीएच माइक्रोबियल अट्रैक्टेंट होता है, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ को वो सपोर्ट करता है। तो अब अगर फीमेल इन दुनियादारी के कामों में लग जाती है, घर के काम में लग जाएगी, तो वो अपने सेल्फ हाइजीन को ध्यान नहीं रख पाएगी, और जब सेल्फ हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाएगी तो उसको मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और दैट इज वाई एक टाइम पर जब हमारे पास हमारे इंडियन सिस्टम में इतना ज्यादा साइंस नहीं था, तो उसको कहां धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां लोगों के मन में एक थॉट आता है कि नहीं यार ये धर्म के हिसाब से गलत है, तो उसको धर्म से जोड़ दिया, साइंस नहीं तो लोगों धर्म से जोड़ दिया। एटलीस्ट लोगों के अंदर एक ये चीज बिठा दी गई कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनको ये चीज ऐसी हो सकती है। अदरवाइज आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पर फीमेल में कोई कह सकते हैं अनहोलीनेस या अपवित्रता का कंडीशन आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, क्योंकि शायद अगर फीमेल्स में ये प्रोसेस ना हो तो शायद वो आज जगत जननी के नाम से नहीं जानी जाती। क्लियर है? चलिए तो आगे ध्यान देते हैं। तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो एवरेज ड्यूरेशन 20 से 29 डेज के आसपास होता है। किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं है, इसमें मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, बट ओनली प्रेगनेंसी हो सकती है ऐसा नहीं है। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के अदर रीजंस होते हैं, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं। अब यहां पर हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल को या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में सपोर्ट करते हैं। तो मल्टीपल हार्मोन्स हैं, ये पूरा एक हार्मोनल फीडबैक सिस्टम रिप्रेजेंट किया है। ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज जीएनआरएच। This gonadotropin releasing hormone acts on anterior pituitary and stimulate the secretion of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Both of the hormone work upon ovaries, and from ovary the release of the hormones like estrogen and progesterone. Estrogen, progesterone both work on uterine endometrium. Estrogen पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों देता है। यहां पर केवल पॉजिटिव फीडबैक का रेफरेंस है। होता क्या है कि जब एस्ट्रोजन हाई कंसंट्रेशन इन ब्लड होगा,
जब एस्ट्रोजन हमारे ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में होगा उस समय ये क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देता, एट दैट टाइम इट गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन अगर एस्ट्रोजन लो कंसंट्रेशन में है उस समय ये निगेटिव फीडबैक जनरेट करता है। एस्ट्रोजन द हार्मोन हैज dual feedback mechanisms. Moderate or low quantity of estrogen gives negative feedback, while high concentration of estrogen in the female blood gives positive feedback. वहीं अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक केवल हाइपोथैलेमस ही नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड को भी होते हैं, दोनों को होते हैं, पिट्यूटरी को भी होंगे और हाइपोथैलेमस को भी होंगे। तो कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल अफेक्टेड बाय द हार्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज। मल्टीपल हार्मोन्स कलेक्टिवली इसको रेगुलेट करने का काम करेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन्स एफएसएच और एलएच। ओवेरियन इवेंट क्या क्या होने वाली हैं, कौन कौन सी होंगी? ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, और यूटेराइन इवेंट। ये एक समराइज कर सकते हैं, यहाँ पर डायग्रामिक प्रेजेंटेशन दिया गया है कि कौन कौन से हार्मोन्स का लेवल कब कहाँ कैसे फ्लक्चुएट करेगा, कौन कौन सी इवेंट किस किस बॉडी पार्ट में होती है। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन, एफएसएच और एलएच हार्मोन का लेवल भी कहीं कहीं पर बढ़ता घटता दिखाई देता है। ओवेरियस के लेवल पर यहाँ पर हमने फॉलिकुलर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। और ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन देखते हैं शुरुआत में कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है, इसके बाद घट जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 14 डेज ऑनवर्ड ही बढ़ना शुरू होता है, या कह सकते हैं 15 डेज ऑनवर्ड आफ्टर ओवल्यूशन बढ़ना शुरू होता है। और यूटेराइन इवेंट यहाँ पर देखेंगे तो मेंसेस या ब्रीडिंग स्टेज दिखाई दे रही है, धीरे धीरे यूटेराइन ग्रोथ होगी और फाइनली उसकी फिर शेडिंग चालू हो जाएगी। ये जो पूरी ड्यूरेशन होती है ये लगभग 28 से 29 डेज के आसपास होती है, जिसमें जो ओवल्यूशन होता है वो मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। ओवल्यूशन ऑन मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और ये केस का मतलब है ये 28 टू 29 डेज की साइकिल के रेफरेंस में अगर यहां देखा जाए तो अगर फीमेल में यहां पर ओवुलेशन होना है तो वो कब होगा, अराउंड 14th डे होगा। लेकिन अगर हमेशा के लिए लाइन कहा जाए, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है अगर हम नीचे को हटा दें, ऊपर के लाइन पढ़े कि ओवुलेशन ऑन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन 14th डे, तो क्या ये हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये करेक्ट है? ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन, मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, वो करेक्ट क्यों नहीं है? देखिए जनरली अगर हम एक हेल्दी फीमेल की बात करते हैं तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो लगभग इतना ही होता है, लेकिन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन है वो वेरिएबल हो सकती है। मान लीजिए किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, एक केस में देता हूं कि किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन है वो मान लीजिए 36 डेज है। ये क्वेश्चन हमने खत्म किया कि इन केस ऑफ फीमेल द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 36 डेज। अब इसमें हमें यह पता करना है डे ऑफ ओव्यूलेशन। अब इसका डे ऑफ ओव्यूलेशन, तो यदि मैं ऊपर वाली लाइन की बात करूं कि ओव्यूलेशन ऑन मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब तो फिर इसमें कब होगा, 18th डे पर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि अगर हमें किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का के केस में जो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना होता है तो वहां पर एक बेस्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहां कितना दिख रहा है, 36 माइनस 14। अब इसके केस में जो आंसर आ जाए वो कितना होगा, ये 2 हो गया, इसके बाद ये हो गया 2, दैट इज 22nd डे। तो किसी भी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन वेरिएबल है
अब उसके केस में अगर हमें डे ऑफ ओवल्यूशन पता करना है तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम 14 को माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली 3 मेन फेजेज होती है, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आती है फॉलिकुलर फेज एंड देन आता है अपने पास ल्यूटियल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज एक ऐसी फेज होती है जिसमें कि कह सकते हैं ब्लीडिंग होती है। वेरी क्लियर। अब उस ब्लीडिंग के टाइम पर क्या क्या होने वाली चीजें, कौन कौन से हार्मोन का, कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, कौन सा हार्मोन कम होगा, तो यहाँ पर हार्मोनल ट्रिगर देखें तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी लो। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आप याद रखिए दोस्तों, वेरी सिग्निफिकेंट आई एम टेलिंग यू, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एब्रप्ट फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अनडाउटेडली एस्ट्रोजन भी कम होता है बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट हार्मोन का जो लेवल कम होना होता है वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रामेटिकली क्रिटिकली लो हो जाएगा और जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्शन चालू होता है और उस ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन होने से यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होना शुरू होगी और जब ब्लड सप्लाई होना शुरू होगी तब वहां पर कुछ केमिकल्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन होगा और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम की टियरिंग करना चालू कर देते हैं और यूटेराइन एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो अगर मोर स्पेशली कभी बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस आ जाए कि since the uterine endometrium is bilayered then which of the layer shed out or slugged out during menstrual discharge, तो आंसर will be stratum functionalis। तो decreased blood supply start the stratum functionalis, dead endometrial tissues, ओके उस केस पर मायोमेट्रियम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा और एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होगी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बाहर आ जाती है। वेरी क्लियर। इस दौरान दोबारा समझेंगे हम एक बार कि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको मैंने दिया नाम, या कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज होता है, उस ब्लीडिंग फेज में एक्चुअली क्या हो रहा है? सबसे पहले एब्रप्ट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन ब्लड सप्लाई और वेस्कुलराइजेशन टू द टिश्यू यूटेराइन एरिया रिड्यूसेस, रिजल्टेंट यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। इस केस पर वैसोकंस्ट्रिक्शन चालू हो जाए, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो इस वहां पर यूट्राइन टिश्यू का टीयरिंग होगा और यूट्राइन टिश्यू के टीयरिंग होने से मायोमेट्रियम में माइल्ड कुछ कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं जो यूटेराइन डिस्चार्ज को बाहर निकालने में सपोर्ट करता है और इस दौरान लगभग ये मान के चलिए 40 to 80 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है। टोटल अगर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज की बात करें तो टोटल मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेट 80 to 100 ml, समटाइम 150 ml तक हो सकता है और उसमें से लगभग 40 से 80 ml या समटाइम 40 से 50 ml के आसपास तो केवल ब्लड होगा। एक चीज और सोचने वाली बात है कि जब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है तो ब्लड यहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू होती है। अब जब ब्लीडिंग होना शुरू हुई तो नॉर्मल ब्लीडिंग 2 केस में देखें। अगर ब्लीडिंग नॉर्मली आपको कभी होती है जैसे आउटसाइड द बॉडी होती है तो वहां पर आप देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के टाइम में यूटेराइन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब ब्लड जो निकलता है वो यूट्रस में की ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के कारण यूटेराइन कैविटी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो यूटेराइन कैविटी के अंदर ब्लड न क्लॉट होने का एक ही रीजन है और वो ये होता है प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड फाइब्रिनोलाइसिस। जो फीमेल है उस फीमेल के यूटेराइन ब्लड में जो ब्लड होता है उसमें एक्टिवेटेड फाइब्रिनोलाइसिस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्टिवेटेड फाइब्रिनोलाइसिस। एक्टिवेटेड फाइब्रिनोलाइसिस और एक्टिवेटेड फाइब्रिनोलाइसिस डू नॉट अलाउ ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग अलाउ नहीं करते हैं। तो कहीं क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, नॉर्मली कभी कोई डिस्कशन हो, पूछ बैठे कि भाई अगर कभी कोई नॉर्मल इंजरी बॉडी सरफेस पर होती है
तो ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो जब किसी फीमेल में यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो वहां पर यूट्रस कैविटी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हुआ? तो आंसर विल बी द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड फाइब्रिनोलाइसिस। देखिए फाइब्रिनोलाइसिस हमारे ब्लड में वैसे भी प्रेजेंट है, लेकिन नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे हमारी बॉडी के फाइब्रिनोलाइसिस क्या होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। क्या होता अगर ये फाइब्रिनोलाइसिस एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता? तो अगर ये फाइब्रिनोलाइसिस एक्टिवेटेड फॉर्म में यूट्राइन कैविटी के अंदर रिलीज नहीं होंगे तो यूट्राइन ब्लड इंटरनली ही क्लॉट हो जाएगा और हो सकता है वो सर्विक्स से वजाइना के थ्रू बाहर ना आने पाए, तो वो इंटरनल इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकता है। वेरी क्लियर। इसी टाइम में अगर ओवरी के रेफरेंस में देखा जाए तो ओवरी में फॉलिकुलर ग्रोथ हमें दिखाई देती है। तो कभी कभी हम भी कहते हैं और एनसीईआरटी भी ये लिखती है कि द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जहां से ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, जहां से डिस्चार्ज का दिन स्टार्ट हुआ, उसी दिन के आसपास से फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ भी ऑब्जर्व होना शुरू होती है। उसका रीजन ये होता है कि अगर हम पीछे स्लाइड को लॉजिक लगाएंगे तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हाई लेवल होता है प्रीवियस साइकिल में, मतलब ये जिस साइकिल का एंड की हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे की साइकिल जहां पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहा होगा। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई रहा होगा तो उस हाई प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होगा कि जो एफएसएच और एलेक्जेटिक गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल और जीएनआरएच का लेवल रहा होगा कम, तो फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होगा, मींस एज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस, तो जो नेगेटिव फीडबैक ओवर एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है वो खत्म होता है और वहां पर जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इधर ब्लीडिंग चालू हुई यूट्रस के लेवल पर और वहां ओवरी पर फॉलिकुलर ग्रोथ रिज्यूम होना शुरू हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकेंड फेज होती है, दैट इज फॉलिकुलर फेज, द ड्यूरेशन फ्रॉम 6th डे टू 13th डे। टू इवेंट्स आर occurring in different organs in the ovary, ovarian, that mean ओवरी के केस में क्या हो रहा है और यूट्रस के केस में क्या हो रहा है। देखिए ये फॉलिकुलर फेज है। बेसिकली अगर मैं इसको एक दूसरा वर्ड दूं तो इसको मैं कह सकता हूं प्री ओवल्यूटरी फेज। इसको मैं एक और दे सकता हूं प्री ओवल्यूटरी फेज, प्री ओवल्यूटरी फेज। अब इस प्री ओवल्यूटरी फेज में दो इवेंट होती है। एक फॉलिकुलर जो फेज होती है, वो फॉलिकुलर फेज अगर बात किया जाए तो ये विद रिस्पेक्ट टू ओवरी है। यहां पर हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और इसे प्री ओवल्यूटरी फेज में अगर यूट्रस के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग एक रिजनरेशन की फेज होती है, जिसमें कि यूट्रस जो होता है वो क्या होता है? रिजनरेशन को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्री ओवल्यूटरी फेज है। अब जो प्री ओवल्यूटरी फेज का ड्यूरेशन फ्रॉम 6th डे टू 13th डे होता है, इसमें दो इवेंट साइमल्टेनियसली अलग अलग ऑर्गन में चलती हैं। जैसे ओवरी में ग्रोथ ऑफ फॉलिकुलर, तो इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं या ओवेरियन इवेंट हो गई। और यूट्रस के रिस्पेक्ट इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। और जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो वहां पर ऑब्लिक करके प्रोलिफेरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज लिखा हुआ है। तो जो फॉलिकुलर फेज है वो ओवरी के रिस्पेक्ट में है और प्रोलिफेरेटिव फेज यूटेरस के रिस्पेक्ट में है। अब होता क्या है कि जो प्रीवियस साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक था वो तो हो गया खत्म। तो जब जो प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक जब खत्म होगा तो लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन बढ़ना शुरू होगा। जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच ग्रेजुअली राइज। प्रोजेस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक कहां पर है? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों पर है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन खत्म हुआ, क्योंकि प्रीवियस साइकिल की बनी हुई जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, वो तो हो चुका डिसइंटीग्रेट, उसका डिजनरेशन है। तो प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट होने के कारण फीमेल के लेवल पर क्या होगा कि जीएनआरएच और गोनाडोट्रोपिन दैट इज एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ना शुरू होगा और इस एफएसएच और एलएच की प्रेजेंस में फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरी कंप्लीट होना शुरू होती है। अब होता क्या है, देखिए जो एफएसएच है दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं फॉलिकुलर ग्रोथ में।
FSH और LH दोनों काम करते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग एस्ट्रोजन हार्मोन दैट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द टॉपिक फॉलिकुलोजेनेसिस। हिंट दे सकता हूं कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड वहां पर फॉलिकल के आसपास होता है उसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। द कोलेस्ट्रॉल टेकन बाय थीका इंटरना सेल एंड इन प्रेजेंस ऑफ RH कन्वर्टेड इनटू एंड्रोजन द मेल सेक्स हार्मोन एंड नाउ दिस एंड्रोजन diffuses from theca interna to granulosa cells where granulosa cell convert this androgen into estrogen in presence of FSH हार्मोन। तो ये FSH और LH हार्मोन अनडाउटली फॉलिकुलर ग्रोथ को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एस्ट्रोजन सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, इन डेवलपिंग फॉलिकल से हार्मोन निकलता है क्या? Estrogen. Estrogen is being secreted from this developing follicle और that is why जो प्री ओवल्यूटरी फेज है, ओव्यूलेशन के ठीक पहले की फेज होती है, उस फेज में एस्ट्रोजन लेवल आपको हाई मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा। और जब ये एस्ट्रोजन निकलेगा तो ये एस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन यूटेराइन एंडोमेट्रियम फॉर द रीजेनरेशन ऑफ द लॉस्ट एंडोमेट्रियम, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हुआ था उस मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के टाइम में एंडोमेट्रियम स्लग आउट हो चुका है। दैट मीन जो स्टेटम फंक्शनलिस स्लग आउट हो चुकी है, उस स्टेटम फंक्शनलिस को दोबारा से बनाता है। तो भैया ये स्टेटम फंक्शनलिस आया कहां से? एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि यूट्राइन लेयर होती है उसमें एंडोमेट्रियम है, इसमें दो लेयर होती है। एंडोमेट्रियम में दो लेयर हैं, एक तो होता है स्टेटम बेसिलिस और एक होता है स्टेटम फंक्शनलिस। स्टेटम बेसिलिस जो होती है मायोमेट्रियम की तरफ होती है और स्टेटम फंक्शनलिस यूट्राइन कैविटी की तरफ होती है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टेटम फंक्शनलिस तो स्लग आउट हो जाती है, लेकिन जो स्टेटम बेसिलिस होता है वो नहीं स्लग आउट होता है। और स्टेटम बेसिलिस की जो सेल्स होती हैं वो हाईली डिविजिबल सेल्स होती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रेजेंस में स्टेटम बेसिलिस की सेल्स डिवाइड होती हैं और दोबारा से स्टेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ भी दिखाई होती है, मतलब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया ऑफ यूट्राइन टिश्यू होना शुरू होता है इन या अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्री ओवल्यूटरी फेज इज द फेज जो ओव्यूलेशन के ठीक पहले की फेज होती है। इस फेज में दो इवेंट होती है। यूट्राइन इवेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और यूट्रस के रिस्पेक्ट बोलते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। प्रीवियस साइकिल के प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक के खत्म होने के कारण जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू होता है। एफएसएच और एलएच के प्रेजेंस में फॉलिकुलर ग्रोथ कंप्लीट होती है। और लास्ट में आते आते क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte जिसका फर्स्ट म्यूटिक डिप्लोटिड में अरेस्टेड होता है वो कंप्लीट होता है और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है, विच इज क्वाइट रेडी फॉर ओवल्यूशन। डन। And these developing follicles secrete estrogen. This estrogen acts on endometrium and endometrium again get repairs। और रिपेयरिंग की बात करें तो the cells of stratum basilis divide under influence of estrogen hormone and resulting in the formation of stratum functionalis। और लार्ज स्केल सिंपल अगर आप बात करें, हम यहाँ पर नीट की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो ये कह सकते हैं रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ जो एंडोमेट्रियम होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। तो फॉलिकुलर फ्लोज में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल ग्रेजुअली बढ़ेगा। बढ़ने का रीजन एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक बाय प्रोजेस्टेरॉन ऑफ प्रीवियस साइकिल। एस्ट्रोजन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और एस्ट्रोजन लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होने का कारण वो क्या है कि वो फॉलिकल जैसे ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, वहां पर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। एंड सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन ग्रेन्युलोसा सेल्स, एस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रेन्युलोसा सेल्स। एस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रेन्युलोसा सेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया ओवल्यूशन। अब जब वो फॉलिकल इज फुली मैच्योर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, जिसके अंदर का जो प्राइमरी oocyte था वो फुली फर्स्ट म्यूटिक कंप्लीट होकर के सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, दैट मीन
नियर अबाउट ये मान के चलिए, अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन की बात करते हैं, यहाँ ड्यूरेशन कितना है 14 डेज के आसपास का है, तो उस केस की अगर मैं बात करूं तो ओवल्यूशन का डे है। अब इस केस पर एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन मींस एक्चुअली क्या होता है, इस टाइम पर एस्ट्रोजन के लेवल सडनली इंक्रीज होगा, और जब सडनली इंक्रीज होगा तो मैंने बताया कि हाई एस्ट्रोजन के द्वारा क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होगा, और जब पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहां पर LH सर्ज होता है, द लेवल ऑफ LH इंक्रीज मेनी फोल्ड, अप्रोक्सीमेट 6 to 10 फोल्ड, FSH also increase by 2 to 3 times, and in presence of these two hormones, दो चीजें होती हैं, LH bring about synthesis of collagenase enzyme, collagen एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये बनाता है एंट्रल फ्लूइड, इसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर दिमाग लगाए सोचा जाए कि ये अपने पास है ओवरी, अब ओवरी के अंदर यहां पर ये फॉलिकल प्रेजेंट है, और इस फॉलिकल के अंदर ये प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte, सॉरी दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के सबके बाहर की तरफ एडोसा सेल प्रेजेंट पाई जा रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे इस जो थीका इंटरनल सेल कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, फिर ओवेरियन लाइनिंग भी पाई जा रही है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये भाई अगर ये सेकेंडरी oocyte को बाहर लाना है तो यहाँ के आसपास के जो कुछ टिश्यूज होंगे तो उन टिश्यूज को तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोलेजनेज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी चीज यहां पर क्या है, जो फ्लूइड होते हैं उसको एंट्रल फ्लूइड बोलते हैं, उसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, oocyte को बाहर की तरफ पुश करने का काम करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन लाइक LH एंड FSH, दो चीजें हुई, LH हार्मोन की प्रेजेंस में कोलेजनेज टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, और FSH की प्रेजेंस में वहां पर किसका जो एंट्रल फ्लूइड था उसका वॉल्यूम बढ़ा, तो इसने क्या किया, जो बाउंड्रीज थी अराउंड द oocyte उसको डाइजेस्ट करने का काम किया, और इसने फ्लूइड को बढ़ा करके oocyte को बाहर पुश कराने का काम किया। एज ए रिजल्ट ऑफ द जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर्ड हो जाता है, और रप्चर्ड फॉलिकल होने से इसका जो ये सेकेंडरी oocyte होता है इट कम्स आउट, ठीक है, जिसको हम समटाइम्स वी कॉल इट एज एन ओवम। द ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल ऑन 14th डे। डन। अब ये कंडीशन नॉर्मल आ गई। अब एक यहां पर हम थोड़ा सा और चीजों को डिस्कस करने की मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ में, और वो चीज क्या है कि जैसे मैंने भी पहले समझाया था कि डे ऑफ ओव्यूलेशन, अगर डे ऑफ ओव्यूलेशन की हम बात करते हैं तो यहां से हटा देते हैं और जगह लिखते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन। अब डे ऑफ ओव्यूलेशन, यह ओव्यूलेशन कब होगा, तो उसकी दो चीजें, मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये उस केस पर क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरेशन क्या है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन 28 to 29 डेज है तब तो हमारा लाइन ये सही है कि मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन डेज 14th डे होगा। लेकिन अगर यहां पर दे दिया जाए कि नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल -14, तो हम आंसर निकाल सकते हो, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक चीज और ऑप्शन दिया सकता है कि मेंस्ट्रुएशन विल अकर, ठीक है, सॉरी ओव्यूलेशन, डे ऑफ ओव्यूलेशन कब होगा, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन occurs only after completion of follicular phase, मीन्स जब तक ओवरी में फॉलिकुलर फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। ये एक यूनिवर्सल लाइन बनी है अपने पास, कहीं भी देखो क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुएशन अकर्स, वो सॉरी ओव्यूलेशन अकर्स मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉलिकुलर फेज, तो इन दोनों में हम बेस्ट आंसर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉलिकुलर फेज। उसका कारण क्या है कि अब वो कंप्लीशन ऑफ फॉलिकुलर फेज, अब उसके केस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन कुछ भी हो, चाहे वो 14 डेज हो, चाहे वो 30 हो या 50 डेज हो, कुछ भी व्हाट एवर डेज, उस केस में फॉलिकुलर फेज के एंड के फॉलिकुलर फेज के कंप्लीट होने के बाद ही ओव्यूलेशन होगा। डन। खैर देखते हैं, तो विच आर द हार्मोन्स रिस्पांसिबल फॉर द
ओवल्यूशन, उसमें से सबसे पहला हार्मोन अपने पास क्या हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन के द्वारा जनरेटेड फीडबैक्स, पॉजिटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस से एलएच सर्ज हुआ, और इस एलएच सर्ज से हम बोलते हैं कि जो फॉलिकल है वो रप्चर होती है। नॉर्मली एनसीईआरटी ऐसे एक्सप्लेन कर रही है, अगर मैं एनसीईआरटी लेके चलूं तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है कि rapid increase in the estrogen brings about LH surge, and this LH surge result in the rupture of the Graafian follicle, releasing oocyte outside the follicle in the peritoneal cavity। ये कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक से दोनों हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। जैसा आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो दोनों हार्मोन का लेवल बढ़ता है, एलएच भी बढ़ता है और एफएसएच भी बढ़ता है। और एलएच और एफएसएच काम क्या करते हैं, एलएच के द्वारा यहाँ पर जो प्रोटीनेशियस बाउंड्रीज होती हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, और एफएसएच की प्रेजेंस में एंटर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे कि वो oocyte को बाहर प्रोपेल कर सके, बाहर एग्जिट कर सके। जो oocyte निकलता है वो oocyte कहां निकलता है, पेरिटोनियल कैविटी या कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में निकलता। दैट इज व्हाई ह्यूमन जो ओवम कहते हैं उसको बोलते हैं पेरिटोनियल ओवम या हम एब्डोमिनल ओवम बनते हैं, क्योंकि जो रिलीज है वो डायरेक्टली फलोपियन ट्यूब के अंदर में नहीं होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज। अब इस ल्यूटियल फेज में बेसिकली अगर मैं कहूं तो इसको कह सकते हैं पोस्ट ओवल्यूटरी फेज, हम कहें पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। इन दिस पोस्ट ओवल्यूटरी फेज होता क्या है कि जैसे ही जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम तो निकल गया, दैट मीन सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, अब ये सेकेंडरी oocyte के निकलते ही ये जो रिमेनिंग फॉलिकल बचता है, जो एम्प्टी फॉलिकल बचता है, दिस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ल्यूटिनाइजेशन। वेरी क्लियर। और उस ल्यूटिनाइजेशन के दौरान जो रिमेनिंग एम्प्टी फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। बट ध्यान दें, फॉलिकल रप्चर्ड हुआ, जैसे ही फॉलिकल रप्चर्ड होगा इसका oocyte बाहर निकले, इसमें कुछ ब्लड आ जाता है, वो ब्लड भर जाता है ब्लड सेल के डैमेज होने के कारण, तो एक टेम्परेरी ब्लड फिल्ड स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज सेड टू बी कॉर्पस हीमोरेजिकम। और ये कॉर्पस हीमोरेजिकम वेरी सून गेट कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, और यहां पर ये जो पूरा का पूरा काम होता है वो एलएच हार्मोन के द्वारा गवर्न किया जाएगा। मींस LH hormone brings about luteinization of granulosa cells of the empty follicle। जिस दौरान जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है तो ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और येलो कलर का ल्यूटीन पिगमेंट भर जाता है, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स येलोइश कलर, सो इसको हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंड कॉर्पस ल्यूटियम में जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, नाउ दे आर हाईली मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज व्हाई कहा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम इज द मेन सोर्स और ये मेनली सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। किसी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन तब तक नहीं मिलेगा जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन होगा तब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, एंड नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगी, इसके पहले प्रोजेस्टेरॉन किसी फीमेल में नहीं मिलेगा। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को अगर हम ओवरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज बोलते हैं। जबकि यूट्रस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। इसको सिक्रीटरी फेज कहा जाता है। ओके, सिक्रीटरी फेज ओवरी के रिस्पेक्ट में ल्यूटियल फेज है और यूट्रस के रिस्पेक्ट में सिक्रीटरी फेज कहते हैं। तो हाई प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक। अब इसका क्या होगा, देखिए जैसा बताया कि जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है, यहां पर देखेंगे जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल पहले किस में कन्वर्ट हुआ, कॉर्पस हीमोरेजिकम में कन्वर्ट हुआ, और कॉर्पस हीमोरेजिकम किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट। एंड नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम और येलो कलर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक लाता है, कहां पर, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जिसके कारण जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली डाउन हो जाता है। अब एलएच तो यहां पर फिर भी थोड़ा बहुत हमें चाहिए। अगर हम उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी वाले को, तो
ओवल्यूटरी फेज के बाद 15 डेज के बाद देखेंगे एलएच का लेवल अनडाउटली 14 डेज से कम है, लेकिन एफएसएच से कम, एफएसएच से ज्यादा है। एलएच का जो लेवल है पोस्ट ओवल्यूटरी फेज में एफएसएच से तो ज्यादा है, लेकिन जो डे ऑफ ओवल्यूशन 14 डेज जहां शो किया जाता है उसके कंपेरेटिवली बहुत कम हो जाता है। तो अब ये एफएसएच एलएच इतना कम क्यों? देखिए एलएच तो हमें चाहिए जस्ट फॉर मेंटेनिंग दिस कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब तक प्रोजेस्टेरोन बनाती रहेगी तब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, और अगर रिलीज्ड उस साइट का फर्टिलाइजेशन है तो एंडोमेट्रियम को जो का मेंटेनेंस जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है फॉर पर्पज ऑफ इम्प्लांटेशन। तो एलएच का लेवल तो थोड़ा ज्यादा है, बट एफएसएच उससे भी कम रहेगा। एफएसएच कम रहे कारण क्या है? अभी ये जो साइकिल कंटिन्यूएशन पे चल रही है, और जब ये साइकिल कंटिन्यूएशन पर चलेगी तो इस स्टेज में अभी फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। मींस द एफएसएच इज ब्रॉट टू वेरी लो लेवल जस्ट टू प्रिवेंट न्यू फॉलिकुलर ग्रोथ। ओवरी में अभी यहां पर ओवल्यूशन हुआ है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है, अगर एफएसएच लेवल बढ़ जाएगा तो उधर पीछे ओवरी में न्यू फॉलिकुलर ग्रोथ चालू हो जाएगी, जबकि ये साइकिल कंप्लीट नहीं है। तो प्रोजेस्टेरोन शुड रिमेन एट लो लेवल, सॉरी FSH should remain at very low level in order to prevent follicular growth from in the ovary। साथ ही साथ ये को ध्यान देना, इस FSH पर डुअल निगेटिव फीडबैक आता है। एक्चुअली जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से मल्टीपल हार्मोन्स का सिक्रीशन है। एक तो प्रोजेस्टेरॉन, एक निकलता है इससे एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन निकलता है यहां पर इनहिबिन, और एक हार्मोन और निकलता है रिलैक्सिन। इतने हार्मोन निकलते हैं इस कॉर्पस ल्यूटियम से। एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देता हूं ओरली कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, अब ये चार के चारों ऑप्शन आ गए अलग अलग करके, ए पे प्रोजेस्टेरॉन, बी में एस्ट्रोजन, सी में इनहिबिन और डी में आ गया रिलैक्सिन। अब आंसर लेना है तो आंसर विल बी प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ऑल ऑफ देम है तो आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। अब देखिए साहब, इनहिबिन भी निकलता है, और इनहिबिन का जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो एफएसएच के लिए होता है, और दैट इज वाई अगर हम उस एनसीईआरटी के डायग्राम को देखेंगे जिसमें कि एफएसएच का लेवल एलएच से कम है, तो एलएच पर तो नेगेटिव फीडबैक किसका है? केवल प्रोजेस्टेरॉन का है, जबकि एफएसएच पर डुअल नेगेटिव फीडबैक है, एक प्रोजेस्टेरॉन का और दूसरा इनहिबिन का। एलएच को केवल एक ने दबाया है, एफएसएच को दो ने दबा दिया, और दोनों दबाने वाले कौन? एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा इनहिबिन। दैट इज व्हाई एफएसएच का लेवल पोस्ट ओवल्यूटरी फेज में एलएच से काफी कम नजर हमें आता है, बट प्रोजेस्टेरॉन लेवल काफी हाई रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब हाई रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन along with estrogen further brings about development of uterine endometrium, make uterus highly vascular and एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू यूट्रस हम इस साइकिल को बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। एक्चुअली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन यूटेराइन एंडोमेट्रियल बिकम्स हाईली ग्लैंडुलर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जिसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क, एंड दिस फ्लूइड इज क्वाइट नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो in presence of progesterone, uterine endometrium further develops. During this phase, under influence of progesterone, uterine endometrial cells become highly glandular and secretory. They keep producing a nutritive fluid, जिसको बोलते हैं uterine milk, and this fluid supports provide nutrition to the developing embryo. This further development of endometrium and growth of blood vessels in the endometrium is very much necessary, which taking place in presence of progesterone for supporting site of implantation. अब कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो चीजें होती। देखिए साहब, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte जिसको अगर हम मान लीजिए डायग्रामेटिक एक बना देते हैं इस तरीके से, ये है अपने पास सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte के दो चांसेस हो सकते, या तो इसका स्पर्म के साथ में फ्यूजन होगा और या तो फिर फ्यूजन
नहीं हो। अगर स्पर्म के साथ फ्यूजन हो गया तो ये वाली स्लाइड बेकार है, डन। और अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो ये वाली स्लाइड भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट। व्हाट आई मीन टू से कि इफ द oocyte गेट फ्यूज विद द स्पर्म तो देन रिजल्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर क्या बनी, जाइगोट बना। और अगर नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि नो जाइगोट या एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन कराना होगा यूट्रस में, और अगर एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन कराना है तो फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए हमें हाई प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, और हाई प्रोजेस्टेरॉन तभी तक रहेगा जब ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। मींस the fate of corpus luteum depends upon fertilization. If fertilization happens, the endometrium maintains and progesterone keep on secreted from the corpus luteum. And if fertilization fails, then corpus luteum will degenerate around 27 to 26, 28 days, bringing about uterine bleeding or menstrual bleeding start कर देगा। तो फेडिंग इंजन पर स्टेप 1, corpus luteum degenerate 28 days, corpus luteum albicates secrete to hormones। मींस जो डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से उसको हम जानते हैं। अब इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता, प्रोजेस्टेरॉन के लिए भी लेवल डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी डाउन हो जाएगा। द साइज ऑफ स्टेटम फंक्शनलिस डिक्रीजेस, मायोमेट्रिक एट्रोफिस बिगिंस, यहाँ पर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। द ड्रॉप इन द हार्मोन लिफ्ट द नेगेटिव फीडबैक। मींस जैसे ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, नेगेटिव फीडबैक जो साइकिल था वो खत्म हुआ। जैसे नेगेटिव फीडबैक खत्म, एफएसएच लेवल हाई, और अगेन फॉलिकुलर ग्रोथ फीमेल में चालू हो जाएगी। तो फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या डिसाइड करता है, फर्टिलाइजेशन डिसाइड करता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, एंड नाउ इट इज नोन एज corpus luteum of fertilization, corpus luteum of pregnancy, because the continuous secretion of progesterone maintain endometrium, which is quite essential for implantation and further pregnancy। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाती है। एक चीज यहां और मैं समझाना चाहता हूं कि वैसे अगर हम आइडियल केस पर देखें, देखिए दो तीन चीजें हैं। जो नीट के लेवल बात करें तो लाइफ कॉर्पस मेंटेन्ड बाय एलएच हार्मोन फॉर नेक्स्ट 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन। थोड़ा और अगर डिटेल में जाने की बात करें तो बेसिकली जो एक्चुअल मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बाय एलएच होता है वो लगभग 8 से 9 दिन आफ्टर ओवुलेशन होता है। मतलब ये मान के चलिए कि 20 से 24 डेज के आसपास कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन चालू हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो 8वें 9वें दिन के आसपास से कॉर्पस ल्यूटियम को और कौन मेंटेन करता है। एक्चुअली अगर एम्ब्रियो बना, अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ तो इस एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इस ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स से एक हार्मोन निकलता है HCG। विच हार्मोन इज HCG, ह्यूमन क्रोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। डेवलपिंग एम्ब्रियो के ट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जब हम पढ़ेंगे आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में तो बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट किस लेयर से निकलता है। तो ये HCG हार्मोन होता है, लगभग ये मान के चलिए जो इम्प्लांटेशन है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होगा और इम्प्लांटेशन 7th डे होता है। मींस अगर हम 14 से 7 बात करें कितना हुआ, अप्रोक्सीमेट 22 दिन के आसपास हुआ, और 24-25वें दिन इसका डिजेनरेशन चालू हुआ। मीन जो इम्प्लांटेशन 7वें दिन होगा और 7वें दिन पर क्या बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट बन चुकी है जिसकी आउटर मोस्ट को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एम्ब्रियो के ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ और उस ट्रोफोब्लास्ट से HCG निकलता है जो 8वें 9वें दिन के बाद एक्चुअली में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता। मींस मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन के द्वारा होता है। इनिशियली LH के द्वारा होता है, लेटर ऑन HCG के द्वारा होता है। दोनों हार्मोन हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर मान लो LH कम है और HCG थोड़ा ज्यादा है तो भी वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मतलब वो मेंटेन करके रखेगा और प्रेगनेंसी को सस्टेन करा देगा। HCG कहते हैं मिमिक्स द रोल ऑफ LH हार्मोन, और दैट इज वाई मान लीजिए कोई एक फीमेल है जिसमें प्रॉपर फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, वेरी क्लियर,
बट उसमें ओवल्यूशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है बट उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो जब उनका डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कि फॉलिकुलर ग्रोथ तो नॉर्मल है, बट फॉलिकुलर ग्रोथ नॉर्मल होने के वजह उसमें ओवल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लेवल ऑफ एलएच है वो फीमेल में बहुत कम है। इस केस पर अगर फीमेल में ओवल्यूशन कराना होता है तो एचसीजी हार्मोन के इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं और उसमें इंड्यूस्ड ओवल्यूशन करा दिया जाता है बाय द इंजेक्शन ऑफ दिस एचसीजी हार्मोन। तो अगर बाई चांस कभी आता है कि विच हार्मोन और विच केमिकल इज बीइंग इंजेक्टेड और एडमिनिस्टर्ड टू अ फीमेल इन ऑर्डर टू इंड्यूस ओवल्यूशन, तो द आंसर विल बी एचसीजी। डन। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फेट डिसाइड कौन करेगा? फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस, corpus luteum maintained for next 9 months and known as corpus luteum of pregnancy. It continuously secreting hormone progesterone to maintain endometrium. And if fertilization fails, the corpus luteum will degenerate around 26-28 days, and due to loss of progesterone there will be menstrual bleeding or menstrual discharge. और इधर menstrual discharge हुआ तो वहां ओवरी में क्या चालू हो गया? फॉलिकुलर ग्रोथ चालू हो गई। क्यों? क्योंकि इधर जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो जो नेगेटिव फीडबैक था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर वो ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और फॉलिकुलर ग्रोथ उसर चालू हो जाएगी। जो ओवल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ केस पर स्पॉन्टेनियस और कहीं पर इंड्यूस्ड है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कि there is no requirement of population in order to release ova from the ovary, that is spontaneous ovulatory mammal ये होते हैं जिनमें कॉपुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती। मींस there is no requirement of the coitus or sexual act between male and female for the release of ovum। लेकिन कुछ मेमेलियन फीमेल लाइक रैबिट यहाँ पर फिजिकल कॉपुलेशन का होना जरूरी होता है, इसलिए को हम लोग इंड्यूस या रिफ्लेक्स ओवल्यूटर्स बोलते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स साइक्लिक क्या क्या चीजें जैसे कि एमेनोरिया, मतलब कुछ डिसऑर्डर्स होती है फीमेल में। अगर वर्ड आता है एमेनोरिया मींस द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ भी नहीं हो रहा उसके केस में। क्रिप्टोमेनोरिया हिडन मींस जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ मेंस्ट्रुएशन जैसे होते हैं लेकिन उसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है। डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है। मेनोरेजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और पॉलीमेनोरिया फ्रीक्वेंट फ्लो, साइकिल सीवियरली रिड्यूस 2 to 3 वीक्स, रिमेनिंग कांस्टेंट एट हाई इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ गई कि जब मैं पीछे पढ़ा रहा था कि डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन माइनस मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस क्या बताया था मैंने? 14 बताया था ना। तो वो क्या था? एक्चुअली क्या है, अगर ये पूरी साइकिल की हम बात करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 3 फेज हैं। इसमें से सबसे पहला कौन सा फेज हुआ? मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, पहली वो ब्लीडिंग फेज हुई। पहला तो ब्लीडिंग फेज, दूसरी फेज की बात करें तो प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, और तीसरी फेज बात करते हैं मैं कहता हूं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज जिसको टेक्निकली कभी कभी लोग ऐसे बोल देते हैं ल्यूटियल फेज, कॉमन बोल देते हैं ल्यूटियल फेज। अब ये जो ल्यूटियल फेज है, ये ल्यूटियल फेज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज ऑफ 14 डेज। मींस किसी फीमेल में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ओवल्यूशन होने के ठीक 14 डेज बाद होगी। मींस अगर बाई चांस मान लीजिए किसी फीमेल में ब्लीडिंग हुई, प्रीवियस साइकिल के इस बात का आगे साइकिल में ब्लीडिंग हुई है, तो जिस दिन ब्लीडिंग हुई उसके ठीक 14 डेज पहले ही ओवल्यूशन हुआ होगा। तो वो जो -14 हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डे ऑफ ओवल्यूशन, वो कौन सा ड्यूरेशन होता है? ल्यूटियल फेज का होता है। ल्यूटियल फेज का जो ड्यूरेशन है या पोस्ट ओवुलेटरी फेज का जो ड्यूरेशन है वो किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चाहे
कितने भी दिन का क्यों ना हो, वो हमेशा 14 डेज का ही होगा। तो दैट इज वाई टू फाइंड आउट द डे ऑफ ओव्यूलेशन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हम 14 को माइनस कर देते हैं। चलिए आते हैं अपनी ओरिजिनल साइट पर। वेस्टिबल हाइजीन एंड सैनिटेशन, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मैंने सबको समझाया इसके केस में कि ये एक ऐसी चीज है जहां पर फीमेल में ब्लीडिंग होने के कारण वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वेजाइनल पीएच उस समय अल्कलाइन होता है। नॉर्मल केस पर जो वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक रहता है, और उस एसिडिक पीएच में क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। बट यहां पर क्या केसेस हैं कि अल्कलाइन कंडीशन पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसके कारण फीमेल को हाइजीनिक कंडीशन सैनिटेशन बहुत ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, लाइक प्रॉपर बाथ लेना चाहिए, रेगुलर अपने आप को क्लीन करना चाहिए, जो मटेरियल प्रोटोकॉल से लाइक सैनिटरी पैड नैपकिन का यूज करना चाहिए, रिप्लेस पैड आफ्टर 4 to 5 आवर्स करना चाहिए, उनका सेफ्टी डिस्पोजल भी करना चाहिए, क्योंकि वो फिर माइक्रोबियल ग्रोथ दूसरों को भी अफेक्ट कर सकती है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी सेफ, अब यहां पर वैसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर, देखिए ये यहां पर जो ये वाली जो ड्यूरेशन आप देखेंगे, तो ये जो ड्यूरेशन है ये तो किसकी ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है ब्लीडिंग फेज का, ये ब्लीडिंग फेज है। और ब्लीडिंग फेज है तो यहां पर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जनरली चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां मिलेगा, हमें फोलिकुलर फेज के आसपास मिलता है। दैट इज वही कहा जाता है कि किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर हम मान लो 28 डेज की साइकिल है, तो 10 to 17 डेज का जो ड्यूरेशन होता है वो एक रिस्क पीरियड है। तो उसके पहले का टाइम, इस टाइम को ले लो आप, ये वाला टाइम, ये वाला जो टाइम है इसको हम रिस्क पीरियड बोलते हैं, रिस्क पीरियड या फिर विंडो पीरियड भी कहते हैं। मतलब इस स्टेज पर जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो हाईएस्ट रहेगा, बाकी रेस्ट ऑफ फेज पर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन लगभग नील होते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। जस्ट प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, share with your friends and just keep on learning and learning, doing your best. Thank you so much.